नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है और इसके कारण मुंगेर विश्वविद्यालय और हमारा DND से कॉलेज बंद है। राजभवन और मुंगेर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार हम सब अपनी अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिसके माध्यम से हम विभाग के सभी शिक्षक सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के छात्रों को स्टडी मटेरियल और अन्य सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। अब मैं सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी के लिए पेपर 14 जो कि विकास प्रशासन का पेपर है, उसमें 2 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला टॉपिक जो विकास प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, और दूसरा टॉपिक विकास प्रशासन का विकास, कि कैसे विकास प्रशासन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और फिर किस तरह विकास प्रशासन एक विषय के रूप में और एक पद्धति के रूप में आगे बढ़े। ये 2 टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों को बता चुका हूँ। आज मैं विकास प्रशासन की विकासशील देशों में क्या भूमिका है, इसके बारे में अपने विचार आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने आप लोग को बताया कि विकास प्रशासन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य के साथ अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने विकास प्रशासन के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आप लोग को बतलाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा यूरोप ध्वस्त हो गया और यूरोप के पुनर्गठन के लिए अमेरिका के द्वारा एक प्लान लाया गया था जिसे हम मार्शल प्लान कहते हैं। वो मार्शल प्लान जो है वो विकास प्रशासन का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था। उसी समय आपको पता है, उससे कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जिसके कारण राज्य की प्रकृति और नौकरशाही की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन और समाजवाद के आने के कारण पूंजीवाद दबाव में आ गई। और जब पूंजीवाद दबाव में आई तो नौकरशाही, जो कि प्रशासन का एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, उसकी प्रकृति और उसकी संरचना में बदलाव हुआ। जब आप विकास प्रशासन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीसरी दुनिया के देश, जिसे हम विकासशील देश भी कहते हैं, जिसमें भारत भी एक देश है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब तीसरी दुनिया के लगभग 50-55 देश स्वतंत्र हुए तो इन देशों से उपनिवेशवाद चला गया। अब इन देशों की जनता जो थी वो विकास चाह रही थी, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुए थे। लोगों को आर्थिक तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए था। और ऐसी परिस्थिति में पुराना प्रशासन, जिसे हम परंपरागत प्रशासन कहते हैं, जिसका मुख्य काम बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, कानून और व्यवस्था निर्माण करना और समझौते को लागू करना था, वो औपनिवेशिक प्रशासन अब स्वतंत्रता के बाद की विकास की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था।
अब हमें एक नए प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी और वो नया प्रशासन विकास प्रशासन के रूप में हमारे सामने है। भारत जैसे देश में जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे पास दो विकल्प थे। या तो हम औपनिवेशिक प्रशासन और औपनिवेशिक नौकरशाही को उसी रूप में जारी रखें, या हम औपनिवेशिक नौकरशाही को ध्वस्त कर दें और उसकी जगह एक राष्ट्रवादी नौकरशाही का निर्माण करें जो विकास प्रशासन की ज़रूरतों के अनुसार काम कर सके। लेकिन आप सबको मालूम है कि स्वतंत्रता जिन परिस्थितियों में मिली, देश का विभाजन हुआ, बृहद स्तर पर दंगे चल रहे थे, ऐसी परिस्थिति में नौकरशाही पूरे दबाव में थी और इसलिए नौकरशाही को ध्वस्त करके एक नए प्रकार की प्रशासन की संरचना करना ये भारत सहित ज़्यादातर विकासशील देशों में संभव नहीं था। इसलिए भारत सहित ज़्यादातर विकासशील देशों में उसी औपनिवेशिक नौकरशाही के माध्यम से विकास प्रशासन का काम शुरू किया। अब जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि विकास प्रशासन को परंपरागत प्रशासन के 3 कार्यों के अलावा और भी बहुत सारे काम करने हैं विकास से संबंधित, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। अभी सारा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। अब देख रहे हैं ना, सरकारी अस्पतालों का महत्व अचानक से बढ़ गया। पूरी दुनिया में सरकारी अस्पताल ही कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो विकास प्रशासन जो है उसको 3 परंपरागत कार्यों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और व्यक्तियों को शोषण से मुक्ति, ये 4 महत्वपूर्ण कार्य विकास प्रशासन को करना। अब तीसरी दुनिया में इन कार्यों को करेगा कौन? तो करेगा तो वही नौकरशाही, और नौकरशाही औपनिवेशिक नौकरशाही, वो नौकरशाही जिसको औपनिवेशिक शासकों ने विकास प्रशासन के कार्यों के लिए नहीं बनाया। तो अब आप देखिए कि समस्या क्या हुई कि विकास प्रशासन की ज़रूरतों और नौकरशाही की प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है उसके कारण विकास प्रशासन की मांग और विकास प्रशासन की ज़रूरत, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया। और भारत जैसे तीसरी दुनिया के अन्य देशों में विकास प्रशासन, नौकरशाही, जो कि विकास प्रशासन का एक तंत्र था, उसके माध्यम से विकास की जितनी भी योजनाएं बनी पिछले 70 वर्षों, कागज पर वो योजनाएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब उन योजनाओं का क्या लाभ हुआ, इस पर हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि कागज पर जो अच्छी योजनाएं बनी, जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो जब धरातल पर लागू किए गए तो उसी औपनिवेशिक और नौकरशाही के माध्यम से, और औपनिवेशिक नौकरशाही की जो मानसिकता थी, औपनिवेशिक नौकरशाही का जो तरीका था काम करने का, कभी कभी हम आलोचना के रूप में कहते हैं कि वो लाट साहब मेंटलिटी। अब उस लाट साहब मेंटलिटी के साथ विकास का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रशासक को, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो अनुमंडल पदाधिकारी हों, चाहे वो खंड विकास पदाधिकारी हों, चाहे वो कोई साधारण सा कोई भी अधिकारी, उन्हें जनता का सेवक बनकर काम करना। और जो औपनिवेशिक प्रशासन था उसमें प्रशासक को जनता का सेवक बनना नहीं सिखाया। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में जब आप देखें कि पिछले 70 वर्षों में विकास का काम उस तेज़ी से और उस क्षमता से नहीं किया जा सका है
जिस क्षमता से किया जाना चाहिए था। और जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं, तो आप पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं जो नौकरशाही की संरचना है, जो उसका औपनिवेशिक स्वरूप है, वो जिम्मेदार है। न सिर्फ भारत की बात लीजिए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफ्रीका के देशों, जिम्बाब्वे, घाना, लैटिन अमेरिका के देश, इन सब देशों में विकास प्रशासन को नौकरशाही के इस औपनिवेशिक स्वरूप के कारण तमाम तरह की समस्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि तीसरी दुनिया के देशों में अगर विकास करना है तो फिर विकास कैसे? क्या हम नौकरशाही के तंत्र को ध्वस्त कर एक नया नौकरशाही खड़ा करें, या इसी पुराने नौकरशाही को प्रशिक्षण, मोटिवेशन के द्वारा ऐसा बनाए कि वह विकास प्रशासन के कार्यों को पूरा करे और उसे लागू करे। किसी भी संस्था को नए सिरे से तैयार करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और आप सबको पता है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही खर्चीला कार्य। अगर हम भारत में भारतीय नौकरशाही को खत्म करके विकास प्रशासन के लिए एक नई नौकरशाही का गठन करने की सोचें तो इस काम में बहुत समय लगेगा, और तब तक विकास की जो ज़रूरत है, विकास की जो आवश्यकता है, वो प्रभावित होगा। 1970 के बाद भारत और अन्य देशों में डेवलपमेंटल ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसे नौकरशाही की विकासोन्मुखी प्रशिक्षण कहते हैं, इस पर ध्यान दिया। और अब जो नए लोग नौकरशाही में आ रहे थे, उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ कि वो लाट साहब मेंटलिटी से निकल करके जनता के सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। और 70 के दशक के बाद नौकरशाही के प्रशिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, और उसके बाद विकास प्रशासन की ज़रूरतों के अनुसार नौकरशाही को ट्रेनिंग और नौकरशाही को मोटिवेशन देने का प्रयास किया गया। और आप देखिएगा कि 1970 के बाद विकास प्रशासन जो है वो तेज़ी से भारत और अन्य देशों में काम करना शुरू किया। आपको पता है कि भारत को 1975-76 में समाजवादी लोक तंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। अब समाजवादी शब्द जब संविधान में डाला गया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि प्रशासन को, नौकरशाही को जनता का सेवक बनाना, और नौकरशाही के माध्यम से विकास की ज़रूरतों को, विकास में जो संतुलन का अभाव, आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत विकसित हैं, और बिहार जैसे गरीब राज्य भी, झारखंड है, उड़ीसा है, जहाँ की विकास अभी भी उस रूप में नहीं हो पाया है जैसा कि होना चाहिए। तो विकास में ये जो असमानता है, जिसे क्षेत्रीय असमानता हम कहते हैं, उसे भी अगर हमें दूर करना है तो हमें विकास प्रशासन की मदद लेनी है। और 1970 के दशक के बाद विकास प्रशासन के तंत्र यानी नौकरशाही को विकास उन्मुख बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण और उनके मोटिवेशन लेवल को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। और आप देखें कि 1980 के बाद तमाम तरह की जो केंद्र और राज्य पोषित लोक कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू हुए, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, चाहे वो आदिवासी विकास योजना हो, चाहे वो दलितों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं हों, बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं हों, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हों,
बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाएं, इन सभी योजनाओं को नौकरशाही के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया। और आप पाएंगे कि 1980 से लेकर के 2000 के बीच 20 वर्षों का जो कालखंड है, इसमें विकास प्रशासन ने भारत जैसे देशों में पहले की तुलना में अच्छा काम किया। और जितने भी अध्ययन इस बारे में हुए हैं, पॉल एपेल्वी का एक पुराना अध्ययन है जो 1950 के दशक में हुआ था, उसके बाद विकास प्रशासन की क्षमता और विकास प्रशासन की प्रभावशीलता को जज करने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत ही कम अध्ययन हुए। लेकिन जो भी अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों ने ये पाया कि 1980 और 2000 के बीच के 20 वर्षों में विकास प्रशासन ने पहले की अपेक्षा बेहतर काम किया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विकास प्रशासन तभी सफल होगा जब नौकरशाही उसे सफल होने देगी, और नौकरशाही उसे तभी सफल होने देगी जब नौकरशाही अपने उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगी, अपने आप को जनता का सेवक मानेगी और विकास की ज़रूरतों को जन जन तक पहुँचाएगी। ये कैसे होगा, इसे कैसे किया जाना है, इसके बारे में बहुत सारी योजनाएं हैं, इसके बारे में बहुत सारे दिशा निर्देश। इसमें एक जो सबसे बड़ी घटना घटी वो था संविधान के 72वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। अब आप देखोगे कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा पहले क्या होता था कि केंद्र में योजनाएं बनती थी, फिर वो राज्य में आती थी, और जमीन पर पहुँचते पहुँचते वो योजनाएं दम तोड़ती थी। जब पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो अब योजनाएं, विकास की योजनाएं जो वो धरातल पे बनने लगी, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है भारत, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर। और विकास के अब ज़्यादातर काम जो है वो नौकरशाही के हाथ से लेकर उसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दे दिया। अंग्रेजी में इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन विकास प्रशासन को इस देश में लागू करने के रास्ते का 2 मील का पत्थर, और 1991-92 से ये पूरे देश में लागू हुआ। और तब से देश को विकसित बनाने, देश में विकास प्रशासन की रूपरेखा तैयार करने, उसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अब केवल नौकरशाही की। नौकरशाही आज भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, लेकिन उस पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का निर्देशन। और अब नौकरशाही अपने मनमर्जी से विकास की योजनाएं लागू नहीं कर रहा। अब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर, वो विकास की योजनाओं को देख रहे हैं, उनका निर्देशन कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ कि पहले राज्य को फंड भेज दिया जाता था केंद्र के द्वारा कि बिहार को 100 करोड़ रुपये दिया जाए, फिर किसी जिले को 5 करोड़ रुपये मिलता था, और फिर किसी गांव को सपोज किसी 10 लाख रुपये मिलते, और फिर वो 10 लाख रुपये किन चीज़ों में खर्च होंगे ये तय होकर के आता था। जैसे किसी गांव में 10 लाख रुपये का बस स्टैंड बना था,
अब ये केंद्र से तय होकर के आता था कि उस गांव में 10 लाख रुपए का बस स्टैंड है। अब जब धरातल पे लोग जाते थे तो देखते थे उस गांव से होकर बस जाती ही नहीं, उस गांव में बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि सरकारी धन का डाइवर्सन नहीं हो सकता, इसलिए वो 10 लाख रुपये अगर खर्च होंगे तो बस स्टैंड बनाने में। अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद फंड भेज दिया जाता है, गांव को 10 लाख रुपया दे दिया गया और अब गांव की ग्राम सभा तय करेगी कि उस 10 लाख रुपये को बस स्टैंड बनाने में खर्च करना है, रोड बनाने में खर्च करना है, घाट बनाने में खर्च करना है, या स्कूल या छोटे अस्पताल बनाने में खर्च करना है। मतलब अब योजनाएं जो हैं वो ग्रामीण स्तर पर बनने लगी। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद विकास प्रशासन का जो सपना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था वो एक तरह से अब पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हमारे सामने विकास प्रशासन की बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के अनुसार विकास प्रशासन को और नौकरशाही को अपने स्वरूप, अपने लक्ष्य और अपनी गतिशीलता में परिवर्तन करना होगा। आगे के अन्य लेक्चर में मैं इस विषय पर आपको और जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।